स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है, ये वही स्क्रीन देख रहे थे। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है। ID3 एल्गोरिथम मैं भी नहीं समझा रहा, सिंपल एल्गोरिथम है जो बेसिकली आपको रिकर्सिवली ट्री बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि पहले पहला नोड सेलेक्ट करता है, फिर आगे अगले नोड की इंफॉर्मेशन गेन निकालता है, उसके बाद निकलवाता है, खुद नहीं कैलकुलेट करता, कहता है निकालो, मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ कि आगे ग्रो कैसे करूँगा। तो ये ट्री को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद इसका सवाल इस डेटा के ऊपर ये सवाल सॉल्व करके मैंने यहाँ रख दिया है, ये कैलकुलेशन भी रख दिया। तो ये मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपसे, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो इस बेसिस पे 2 सवाल है। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1 का यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन गेन सारे कैलकुलेट किए हैं, बाय हैंड करके यहाँ पे रखा है। और इन्फॉर्मेशन दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का भी पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है, तो यहीं पे करके शुरू को सिखाया था मैंने। तो वो बेसिकली दूसरे सवाल का भी रिजल्ट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा है। उसके बाद इसकी डिसीजन की ओवर फिटिंग है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास अभी यहाँ रोक दी है मैंने। ओवर फिटिंग क्या होती है, क्यों आ जाती है, तो यहाँ पे ओवर फिटिंग की भी एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है। तो ये अगर ज़ाहिर टाइम तो नहीं मिलेगा, अगली क्लास हमारी आखिरी, तो मैं 1-2 क्लासीफायर और पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ तो मेरे ख्याल है कुछ आइडिया तो हो गया ना डिसीजन ट्री का। अभी रैंडम फॉरेस्ट भी पढ़ना है हमें, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे अल्लाह जाने। तो मैं इससे पहले कुछ मेजरिंग मैट्रिक्स पढ़ाना चाहता हूँ। परफॉर्मेंस मेजर जो होता है वो क्या होते हैं, वो मैं इसको ज़रा करवा लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर, परफॉर्मेंस मेजर। देखो हमारे पास क्लासिफिकेशन में, स्पेशली क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं एक एक्यूरेसी, वो इनफ नहीं होता कि हम उसके बेसिस पे सारा डिसीजन ले लें। क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया कि जो डेटा की तोड़ फोड़ है, डेटा जो आगे पीछे हम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इस तरह होता है कि जब आप रैंडम सेलेक्ट करते हैं, जब आप रैंडम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो रैंडम में पॉसिबल है कि आपके पास 22 किस्म का डेटा सेलेक्ट हो जाए, 22 किस्म के सिलेक्शन जो है वो आनी शुरू हो जाए। तो इसलिए हम अपने या आपको डेटा दिया हुआ ही हो 22, तो फिर आप जो है बेसिकली इसको डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट पहलू से चेक करते हैं ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी बचे ना इसके अंदर। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस मेजर किस तरह करना है हमें। तो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आप सबसे पहला वर्ड जो इस्तेमाल होता है, वर्ड इज अ कंफ्यूजन, यानी सबसे पहला वर्ड ये होता है कि इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाया जाता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। एंड व्हाई यू नीड टू यूज इट, क्यों इसकी ज़रूरत है। हाउ टू कैलकुलेट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये हमारे अभी मतलब इस स्लाइड के सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन सारे हम शायद ना पढ़ सकें, अभी टाइम कम है। हाउ टू कैलकुलेट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर द 2 क्लास, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए बनाते हैं, ये रिग्रेशन के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स नहीं बनाते। हाउ टू क्रिएट द कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन पाइथन, पाइथन में कैसे कोड करेंगे इसको। तो पहले तो इसकी थ्योरी पढ़नी है, इसकी रीजंस पढ़नी है कि क्या है। देखो जब तक हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ेंगे नहीं, हमें इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स टोटली डिपेंड करती है टेस्ट डेटा और सुनिएगा 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है टेस्ट डेटा के ऊपर, कितने थे, फिर टेस्ट डेटा के प्रिडिक्टेड रिजल्ट के ऊपर, और एक्चुअल रिजल्ट के ऊपर। ये बेसिकली इन 3 चीज़ों पे मोस्टली जो है वो डिपेंड कर रही होती है। तो कहता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कहता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल दैट इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल और क्लासिफायर ऑन द सेट ऑफ द टेस्ट डेटा। देखिए किसके बिहाफ पे करता है ये, ऑन द बिहाफ ऑफ द टेस्ट डेटा फॉर विच द ट्रू वैल्यू आर नोन। और उस वक्त होता है जब आपको टेस्ट डेटा की एक्चुअल वैल्यू पता हो, इसको हम वैलिडेशन डेटा भी कहते हैं। यानी जब आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो टेस्ट डेटा को जब भेजते हैं तो उसकी एक्चुअल वैल्यू पता होती है, तभी तो एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। जब एक्यूरेसी हाई आ जाती है तो फिर आप उसको रियल एप्लीकेशन पे अप्लाई करते हैं, बगैर वैलिडेशन का कैसे अप्लाई करेंगे। इट अलाउज द विजुअलाइजेशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, ये विजुअलाइज भी करता है एक एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को, एकदम उसे कहते हैं ना ब्लड काउंट निकाल के दे देता है कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए, यानी कितने सही वाले करेक्ट हुए, कितने गलत वाले करेक्ट हुए, कितने सही वाले रिजेक्ट हुए। यानी मैं जो जुमला कह रहा हूँ ये आपको समझ तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसको ग्रैब करना ज़रा डिफिकल्ट होता है। यानी जब आप टेस्ट डेटा भेज रहे होते हैं
तो इसके कुछ रिजल्ट ट्रू होते हैं, कुछ फॉल्स होते हैं, कुछ फॉल्स होते हैं, कुछ ट्रू होते हैं। इस तरह के डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं इसके। तो आप जब टेस्ट डेटा भेजते हैं तो कुछ ट्रू वाले रिजल्ट होते हैं, कुछ फॉल्स वाले रिजल्ट होते हैं इसमें टेस्ट डेटा। आपने कुछ जो ट्रू वाला भेजा है, कितने ट्रू वाले थे इसके अंदर जो आपने भेजे, और जितने ट्रू वाले थे उसमें से कितने सही रिजल्ट दिए और कितने फॉल्स गलत रिजल्ट दिए, कितने फॉल्स वाले रिजल्ट थे और कितने फॉल्स वाले टेस्ट में से कितने सही रिजल्ट आया और कितना रिजल्ट सही नहीं आया। हाँ, इस तरह ही होता है फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, लेकिन अभी हम उस बारे में ही बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो वो कहता है इट अलाउज इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंफ्यूजन बिटवीन द क्लासेस, ई.जी. वन क्लास इज कॉमनली मिसलेबल्ड एज द अदर, मोस्ट परफॉर्मेंस मेजर आर कंप्यूटेड फ्रॉम द कंफ्यूजन मेथड। और सारी चीजें जो नॉर्मली जितनी भी जैसे एक्यूरेसी है और दूसरे जितनी भी इसकी मेजरिंग के मेथड्स हैं वो सारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ समरी ऑफ प्रेडिक्शन रिजल्ट ऑन द क्लासिफिकेशन। समरी का क्या मतलब होता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक टेस्ट है, टेस्ट नोन है कि कितने उसमें पॉजिटिव थे, कितने उसमें नेगेटिव थे, आपने टेस्टिंग के लिए फिर भी भेज दिया, उसमें आपको ये पता चल जाता है कि जो पॉजिटिव वाले थे वो कितने सही हुए, नेगेटिव वाले कितने सही हुए, पॉजिटिव वाले कितने गलत हुए और नेगेटिव वाले कितने गलत हुए। ये बेसिकली सारी समराइज करके आपको एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर रिजल्ट है। द कंफ्यूजन मैट्रिक्स शोज the way in which your classification model is confused when it makes prediction। confusion मैट्रिक्स बता देता है कि आपका क्लासिफायर किस चीज के लिए कंफ्यूज हुआ है, ट्रू के लिए कंफ्यूज हुआ है या फॉल्स के लिए कंफ्यूज हुआ है, किन चीजों के लिए ये कंफ्यूज हुआ है, वो बाकायदा क्लियर क्रिस्टल सामने नजर आ जाती है हमें। It gives us insight not only into the error being made by the classifier। सिर्फ ये नहीं बताता कि 70% रिजल्ट है, 30% गलत हो गया, ये नहीं, बल्कि इसकी इंसाइट भी बता देता है कि गलत कहाँ पर है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे वो कैलकुलेट करके बता देता है। अगर टू क्लास प्रॉब्लम है, अगर टू क्लास प्रॉब्लम है तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है। अगर टू क्लास प्रॉब्लम है तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो ये होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो बेसिकली अच्छा जी, सॉरी मैं सर ये पॉइंट रिपीट कर दें कि दो क्लास प्रॉब्लम का मतलब होता है टू बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, जो डेटा आपके पास एग्जिस्ट करता है, इसमें आपके पास एक टारगेट क्लास होता है। ठीक है, यानी ये अगर आपके पास डेटा सेट है तो इसमें एक कॉलम ऐसा होता है जो टारगेट क्लास है, जैसे अभी डायबिटीज में था कि उसको डायबिटीज है या नहीं है। तो ये जो टारगेट क्लास है, अगर इसमें दो डिसीजन है खाली कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, उसको डायबिटीज है या नहीं है, समझ आ रही है, डायबिटीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो ये बाइनरी क्लास समझ आई बात है। तो इसके अंदर जो डिसीजन है वो दो ही है या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी डेटा सेट होते हैं जो बाइनरी क्लास नहीं होते हैं और उनका डिसीजन डिफरेंट होता है। यानी मिसाल के तौर पे इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस फ्रूट का कलर रेड है, इस फ्रूट का कलर रेड है, फ्रूट का कलर ग्रीन है या फ्रूट का कलर येलो है। अब कितने डिसीजन आ रहे हैं? 3। तो दिस इज नॉट अ बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन ये है। अगर क्लासिफिकेशन बाइनरी है तो उसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स इस तरह बनेगा। लेकिन अगर वो बाइनरी नहीं है तो फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और वो जितनी भी क्लासेस होंगी उतने का बनेगा, लेकिन उसको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस वक्त हमने जो हैंडलिंग के लिए जो चीज़ यूज़ की है वो बेसिकली बाइनरी क्लासिफिकेशन है। समझ आई? बाइनरी क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में हम यहाँ पे उसको देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? देख लो तो समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी,
तो वी आर बेसिकली कंसिडरिंग द बाइनरी क्लास, और उस बाइनरी क्लास के लिए ये समझना चाह रहे हैं। तो देखें ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको वाकई ही कंफ्यूजन है। आपको तो मैं थोड़ा समझाऊंगा तो आपको भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि इसके अंदर एक क्लास है जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेड क्लास, और एक क्लास है जिसको हम कहते हैं क्लास नंबर 2 प्रेडिक्टेड क्लास। क्लास 1 का मतलब क्या होता है कि जो आपका टारगेट क्लास होता है, इसमें एक 0 है एक 1 है, एक 0 है एक 1 है, इस तरह से ये बेसिकली। तो इसमें से एक क्लास 1 को बिलोंग करता है, एक क्लास 2 को बिलोंग करता है। ये क्लास 1 को करता है, क्लास 2 को करता है। तो दो क्लासेस हैं, ठीक है। ये लेकिन ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्योंकि आपको याद होगा कि जब आप टेस्ट डेटा पिक करते हैं तो एक वो होता है जो ऑलरेडी आपके पास एक्चुअल होता है, और एक वो होता है जो मॉडल प्रिडिक्ट करके देता है। तो जो मॉडल प्रिडिक्ट करके दे रहा है उसको मैं यहाँ पे इस तरह शो कर रहा हूँ, और जो एक्चुअल है वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है। समझ में आई बात है? एक्चुअल क्लास 1 और क्लास 2, और प्रेडिक्टेड क्लास 1 प्रेडिक्टेड क्लास 2। पहले तो ये जो चार चीजें मैंने लिखी हैं, अंदर वाली छोड़ दो, दो ग्रीन में लिखी हैं, दो व्हाइट में लिखी हैं, ये दोनों सही है या नहीं है पहले ये बता दीजिए। समझ में आ गई? ये बात नहीं आई? सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको ये बात समझ आ गई है या नहीं आई? चार चीजें समझ में आ गई हैं? जी सर, सबसे पूछ रहा हूँ। माशाल्लाह 39 स्टूडेंट है 51 में से। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ये जो चार चीजें हमारे पास है ये सेटिंग में है, और कभी जरूरी नहीं है कि चार चीजें इसी तरह हो। बहुत सारी जगहों पे इस तरह भी होता है समझाने के लिए और एग्जाम में सवाल देने के लिए कि एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ हो, एक्चुअल यहाँ पे दिया हुआ हो, और प्रिडिक्टेड यहाँ पे ले लें। तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है इसके इनर पार्ट की लिखाई में। तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्चुअल क्लास 1, एक्चुअल क्लास 2, प्रिडिक्टेड क्लास 1, प्रिडिक्टेड क्लास 2, प्रिडिक्टेड क्लास 2। ये मैं इस तरह लिखता हूँ। इसके मुकाबले में इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज कर दी मैंने, तो यकीनन जो अंदर वाली चीजें हैं वो थोड़ी चेंज हो जानी चाहिए। तो अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। देखें, हमारे पास चार तरह के रिजल्ट्स हैं एरर के। यानी एक तो यह है कि मेरे पास क्लास C1 लिख रहा हूँ, मेरे पास C1 था और रिजल्ट भी C1 ही हैंड आया है। सी को कहते हैं मिसाल के तौर पे ये पॉजिटिव रिजल्ट है, 1 वाला रिजल्ट है, तो पॉजिटिव था और पॉजिटिव ही आया है। समझ में आ गया? यानी सही सही क्लासिफिकेशन हुई है। एक मेरे पास है C2, C2 को मैं कह देता हूँ नेगेटिव रिजल्ट, यानी 0 वाला रिजल्ट, और मेरा क्लासीफाई भी C2 में ही हुआ है, तो हम कह देते हैं कि ये सही क्लासीफाई वाले दो रिजल्ट हैं। यानी टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट उठाया मैंने, कोई पॉजिटिव वाला टेस्ट रिजल्ट उठाया, और हमारे प्रिडिक्शन ने भी उसको पॉजिटिव ही कहा, यानी C1 और C। ये बेसिकली इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ। यानी पहले मैं कह रहा हूँ कि प्रिडिक्शन के लिए उठा रहा हूँ और सही क्लासिफिकेशन भी हो रही है। लेकिन अगर मैं C1 उठाऊं पॉजिटिव और वो क्लासिफाई हो जाए C2 की तरफ जो कि नेगेटिव है, तो गलत क्लासिफाई हो गया। मैं C2 उठाऊं यानी नेगेटिव और वो C1 की तरफ हो जाए, तो यानी वो गलत हो गया। इसके मतलब चार रिजल्ट होंगे, ये चार ऑप्शन होंगे। अगर 2 क्लास प्रॉब्लम है तो ये चार ऑप्शन होंगे। 2 क्लास है तो ये चार ऑप्शन एग्जिस्ट करेंगे। ये बात समझ में आती है? तो उस बेसिस पे आपने इसकी चार ऑप्शन बना दिए, बस ये समझना है। अब आप देखिए, आपकी क्लास एक्चुअल थी, एक्चुअल क्लास के C1 था, C1 को मैंने पॉजिटिव कहा, पॉजिटिव था, और जो प्रिडिक्शन रिजल्ट आया है वो भी पॉजिटिव आया है। एक मिनट करना यार, इंटरनेट का। अच्छा जी स्टूडेंट, सॉरी, मैं आपको बता ये रहा था कि ये दोनों समझ में आ गया। एक्चुअल का पॉजिटिव है और आपने रिजल्ट भी सही प्रिडिक्ट किया, पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया, तो ये वाला कॉलम होगा। इन चारों में से कौन सा हो रहा है? ये वाला हो रहा है। ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव, इसको कहते हैं ट्रू पॉजिटिव।
ट्रू पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव का था और आपने उसका ट्रू रिजल्ट दे दिया। उसका रिजल्ट क्या दे दिया आपने? ट्रू रिजल्ट दे दिया। ये बात समझ आती है? पॉजिटिव एक्चुअल में पॉजिटिव था और प्रिडिक्शन भी पॉजिटिव आ गई। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना मुझे। और उसके बाद इस वाले को कैसे देखेंगे कि एक्चुअल में क्लास 2 यानी नेगेटिव था और आपने प्रिडिक्शन भी नेगेटिव की है उसकी, तो कौन सा कॉलम बन रहा है? आगे जाए तो ये वाला कॉलम बन रहा है। इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्लास नेगेटिव थी लेकिन प्रिडिक्शन ट्रू हुई है उसकी, सही प्रिडिक्शन की है आपने। यहाँ पे किस वाले की बात हो रही है? इस वाले की बात हो रही है। ये दो हमने सेट कर लिए कि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। यहाँ पर अगर इन दोनों को सेट करें भाई तो कौन कौन से होंगे? यहाँ पे सेट करें तो कौन कौन से होंगे? आप कहेंगे जाहिर आप बता नहीं सकते तो मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली एक्चुअल का पॉजिटिव है, ये प्रिडिक्टेड का पॉजिटिव है। ये एक्चुअल का नेगेटिव है, ये प्रिडिक्टेड का नेगेटिव है। ये वाला ट्रू, ये देखें ये हो जाएगा आपके पास ट्रू पॉजिटिव, ठीक है ना। और ट्रू नेगेटिव कौन सा हो जाएगा? वो भी यही रहेगा, ट्रू नेगेटिव। चेंज तो नहीं आएगा ना। ये एक्चुअल का नेगेटिव है और आपने प्रिडिक्ट भी उसको नेगेटिव ही किया, तो ट्रू नेगेटिव। ये चेंज नहीं होंगे, चेंज दूसरे वाले दो होंगे। तो ये दोनों तो सेम ही रहे आपके। ये चेंज उस वक्त होंगे जब आप नेगेटिव को ऊपर और उसको भी नीचे लेते हैं, तो लिखने के डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं। अच्छा जी, ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपकी एक्चुअल क्लास जो थी वो थी पॉजिटिव, लेकिन आपने उसको प्रिडिक्ट कर दिया नेगेटिव। एक्चुअल क्लास थी पॉजिटिव और आपने उसको प्रिडिक्ट कर दिया नेगेटिव। समझ आ रही बात है? तो ये बेसिकली आपने इसको फॉल्स नेगेटिव कहना, यानी ये फॉल्स हुआ है लेकिन नेगेटिव प्रिडिक्ट करके हुआ है। फॉल्स का मतलब ये आपने गलत प्रिडिक्शन किया है, लेकिन गलत प्रिडिक्शन किस चीज की है? नेगेटिव है, एक्चुअल में पॉजिटिव, लेकिन आपने गलत प्रिडिक्शन यानी नेगेटिव की प्रिडिक्शन करके फॉल्स किया है। उसके कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे कहाँ होगा ये? यहाँ पे कहाँ होगा? आप कहेंगे आपने एक्चुअल में ये उठाया लेकिन आपने इसकी प्रिडिक्शन कर दी, तो ये वाला कॉलम जो है फॉल्स नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक्चुअल पॉजिटिव और प्रिडिक्शन नेगेटिव। समझ में आई बात है? और एक रह गया कि एक्चुअल आपका नेगेटिव था लेकिन आपने उसको पॉजिटिव करार दे दिया, प्रिडिक्शन रिजल्ट ने पॉजिटिव करार दे दिया। एक्चुअल नेगेटिव था लेकिन आपने उसको पॉजिटिव करार दे दिया, तो यकीनन क्या हुआ? ये गलत प्रिडिक्शन हुआ है और पॉजिटिव कह के हुआ है। एक्चुअल नेगेटिव था लेकिन कह क्या दिया गया? इसको पॉजिटिव कह दिया गया, इसलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। ये कहाँ होगा? इस वाले केस में यहाँ होगा। तो हमें ये नहीं देखना कि रट्टा लगाना कि चारों यहाँ होंगे, हमें बेसिकली इस आइडिया को ग्रैब करना है जो मैंने अभी आपको समझाया। समझ आ गई? ये आपको बिल्कुल इसकी इनसाइट्स निकाल देगा कि जो आपने टेस्ट डेटा भेजा था उसमें कितने टेस्ट रिजल्ट थे, कितने टेस्ट रिजल्ट थे, और उस टेस्ट में से कितने पॉजिटिव वाले थे, कितने नेगेटिव वाले थे। अब आप आसानी इसमें निकाल सकते हैं क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है। और उसमें से भी कितने सही प्रिडिक्ट हुए हैं पॉजिटिव वाले, कितने सही प्रिडिक्ट हुए हैं नेगेटिव वाले। अगर ज्यादा पॉजिटिव वाले सही प्रिडिक्ट हुए हैं तो इसका मतलब है ये वाले हमारी जो प्लानिंग है वो नेगेटिव रिजल्ट के लिए अच्छी नहीं है, तो हम अपने मॉडल को मजीद इम्प्रूव करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? ये बताइए, यहाँ तक समझ में आई बात नहीं आई? ये कहलाता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसकी जो स्टैटिस्टिकल डायग्राम है नज़ीर साहब वो ये है। बेसिकली ये ट्रू पॉजिटिव है और ये रेड वाला नेगेटिव है। तो ये एक्चुअल में ट्रू नेगेटिव है, ये एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव है जो सही रिजल्ट है, और ये गलत रिजल्ट वाले हैं कि आपके जो ट्रू पॉजिटिव वाले हैं उसने नेगेटिव हिट कर दिया और आपके जो नेगेटिव वाले हैं उसने पॉजिटिव हिट कर दिया। ये वो चार कॉलम देखिए 1 2 3 4, ये चार कॉलम आपने यहाँ पे जो है बनाए हैं। ये वाला सही प्रिडिक्ट हो रहा है, ये वाला सही प्रिडिक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव का सही प्रिडिक्शन है TN, ये सही प्रिडिक्शन है, ये है TP। लेकिन ये जो लाइन आगे जा रही है इसका मतलब है आपका पॉजिटिव था लेकिन नेगेटिव प्रिडिक्ट हो गया FN। ये लाइन जो आगे जा रही है
आपकी नेगेटिव था लेकिन आपने उसको पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर दिया, तो FP, ये बेसिकली आपके डायग्राम की दूसरा अंदाज है। ये तो एक समझाने का है, लेकिन एक्चुअल में ये हम अपने कोड से ही देख सकते हैं। कोड आपको ये दिखा देगा कि क्या है ये सारी बातें बाकी आगे इसी तरह से दी हुई हैं, और इसके रिजल्ट्स इसी के बेसिस पे एक्यूरेसी का फार्मूला, इसका फार्मूला, इसकी कैलकुलेशन इंशाल्लाह ये हम किसी बीच में किसी क्लास में करेंगे। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा मैं आवाज दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर। ये 60 पर जी करूँ यार, दोबारा एक्सप्लेन कैसे करते हैं? हाँ मैं बताता हूँ सर। ये हसन नजीर, तुम्हारा सवाल समझ नहीं आया। ये जो 60%, अच्छा 60% समझ आ गया, चलो कोई बात नहीं। ये तो सारा का सारा गेम है ना कि कितना समझ आएगा, आस्ते आस्ते समझ आएगा, क्योंकि हम बेसिकली इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी पढ़ रहे हैं अपनी काम निपटाने के चक्कर में। अगर मैं इसको स्लो पढ़ाऊंगा तो फिर हमारे पास टाइम ही नहीं है। 13 वीक पे हम पढ़े हैं, 2 वीक बाकी, 1 वीक में वाइवा लेना है, तो ये सारे काम कैसे होंगे ये सोचना है हमें। समराइज कर देता हूँ। अच्छा ये तो समझ आता है ना कि डायग्राम बनेगी। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे पास जो डेटा सेट होता है, डायग्राम बनाता हूँ। जो डेटा सेट होता है उसमें जो टेस्ट पार्ट होता है, टेस्ट पार्ट, ये टेस्ट पार्ट पहला है और उसका एक्चुअल रिजल्ट 1 है। ये टेस्ट पार्ट दूसरा है, इसका एक्चुअल रिजल्ट 2 है। ये टेस्ट पार्ट 0 है। ये टेस्ट पार्ट 3, इसका एक्चुअल रिजल्ट 1 है। ये टेस्ट पार्ट 4 है, इसका एक्चुअल रिजल्ट 1 है। ये टेस्ट पार्ट 5 है, इसका एक्चुअल रिजल्ट 0 है। ये टेस्ट पार्ट और इसका एक्चुअल रिजल्ट 2 है, 1 है। ये समझ रहे हो ना बात? तो ये समझ में आती, टेस्ट है ये सारे। यानी इस वक्त अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन के लिए भेजूंगा तो कितने टेस्ट रिजल्ट भेजूंगा मैं? 1 2 3 4 5 6 भेजूंगा। 6 में से कितने ट्रू होंगे और कितने फॉल्स होंगे? 4 ट्रू हैं, 2 फॉल्स हैं। सही है? तो टोटल कितना टेस्ट भेज रहा हूँ वो मुझे यहाँ से कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ पे किसी भी एक क्लास के अगेंस्ट में सम कर देंगे ना, यानी दोनों एक्चुअल के किसी दोनों क्लास को सम कर देंगे तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा आपको। सवाल देख लो पहले सर। सिंपली अगर मॉडल टेस्ट किया जाए तो एक्चुअल रिजल्ट निगेटिव हो बट मॉडल प्रिडिक्ट ट्रू हो तो फॉल्स पॉजिटिव। जी ऐसा ही है, ठीक है। अब इसको बेसिकली जब मैं भेजूंगा तो 1 वाले रिजल्ट भी जाएंगे टेस्ट होने के लिए और 0 वाले भी जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि हमारा मॉडल 1 वाले को अच्छा ट्रेन किया हो और 0 वाले को खराब ट्रेन किया हो, और टेस्ट में जब 1 जाता हो तो सही प्रिडिक्ट होता हो, 0 जाता हो तो गलत प्रिडिक्ट हो जाता हो। लेकिन टेस्ट में 1 वाले ज्यादा हो तो एक्यूरेसी गिरेगी नहीं आपकी, क्योंकि जो इससे गिरनी है वो है ही थोड़े। तो उस बात को हम अलग-अलग भी देख सकें, उसके लिए हम बेसिकली ये डिसीजन कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से नहीं देखते, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से फिर हम बेसिकली इसमें सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी निकालते हैं, और उस बेसिस पे बेसिकली हम अपने डिसीजन लेते हैं। सेंसिटिविटी जो है वो ट्रू वाले के लिए बात की जाती है, स्पेसिफिसिटी जो है वो फॉल्स वाले के लिए बात की जाती है। अब बहुत आसान ये है कि एक्चुअल में अगर प्लस है और प्रिडिक्ट भी प्लस हो गया तो उसको हम ट्रू पॉजिटिव कहते हैं। एक्चुअल में अगर प्लस है और प्रिडिक्ट नेगेटिव हो गया तो उसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। फॉल्स नेगेटिव कहने का मैंने तरीका समझाया कि रिजल्ट फॉल्स है और हुआ नेगेटिव की वजह से है। ये बात समझा रही है? और अगर आपका एक्चुअल नेगेटिव है, प्रिडिक्ट पॉजिटिव हो गया तो फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स लेकिन पॉजिटिव कहने की वजह से हुआ है। और अगर ट्रू नेगेटिव है, यानी नेगेटिव रिजल्ट है और नेगेटिव ही भेज रहे हैं, प्रिडिक्ट हो रहा है, तो ट्रू नेगेटिव, ये ट्रू है लेकिन नेगेटिव की वजह से है, ये ट्रू है लेकिन पॉजिटिव की वजह से। ये बात समझ में आती, आसान है। और जब ये पता चल जाए तो मैं, अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं इसके फार्मूलाज नहीं बता रहे आपको, मेरे ख्याल में समझ आ गया हो, कोई बात नहीं, दोबारा खुद पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। मैं इसके लेक्चर आपको अपलोड कर दूंगा और आपको पिछले पढ़ाए जाने वाले मशीन लर्निंग का लेक्चर भी लिंक दे दूंगा, ताकि आप इसको डिटेल में, जो इसके आगे की बातें हो रही है ना, अभी मैं नहीं पढ़ा रही है, जो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और प्रिसिशन, रिकॉल,
ये जो बातें हो रही हैं और आपने क्विज नंबर 2 करना है, तो आप उस वीडियो, जो मेरी ही वीडियो है, जो मैंने स्प्रिंग में मशीन लर्निंग पढ़ाई थी, उसको देखते हुए आप सारी चीज़ें खुद डिसाइड कर लें। उसके बाद आप यूट्यूब का, हाँ इसका कोड भी मैं शेयर कर दूँगा, कोड शेयर कर दूँगा, और उसका कोड भी शेयर कर दूँगा, और साथ में आप यूट्यूब से मेरे लेक्चर देखने के बाद यूट्यूब से कहीं से भी लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ तक आज का हम क्लास रखते हैं, और उसके बाद हम इसकी स्टॉक शेयरिंग करते हैं और अटेंडेंस ले लेते हैं, ताकि हम अपने बाकी दूसरे काम भी निपटाएं भाई। पढ़ रही हैं डेटा साइंस में, एक मिनट अटेंडेंस ले रहा हूँ, स्टूडेंट लिस्ट। इससे अंदाज़ा होता है कि हमें पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मसला ये है कि टाइम और बस ऑनलाइन में ना जल्दी ख़त्म हो जाता है, और वीक भी हमें थोड़ा 2 वीक एक्स्ट्रा भी चाहिए। अच्छा जी, ये तो अटेंडेंस शीट शेयर कर देता हूँ। ओए होए, देखा 43 स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या भाई, बस शुरू कर दो काम, टाइम नहीं है, 2 वीक के बाद तो फाइनल एग्जाम है आपका। जी जी करना है, मैं आपको कह रहा हूँ ना इब्राहिम, कि मैंने आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दे दिया है। अगर कोई स्टूडेंट में दिया हुआ है मैंने कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकालना है, तो आपने निकालना है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है, और अब मैं आपको पिछले सेमेस्टर की लिंक अपडेट कर दूंगा, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो आपको समझ आ जाएगा उसमें, और यही लेक्चर है, लेक्चर चेंज भी नहीं है। इंशाल्लाह आपको 1 घंटा निकाल के उसमें से समझ लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई कर देंगे। मैं कोड भी अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। जी जी कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, मुझे कोड तो सबमिट करें, डेटा सेट का सबमिट करें व्हाट्सएप पे, और फिर मैं देख के आपको ओके करूँ तो आप कर दीजिए। सबको कर, सुबह से यही कर रहा हूँ मैं तो। अब आपने नहीं भेजा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। ये 42 स्टूडेंट जो है, आप लोग जो है वो क्या कहते हैं, सागदार साहब ने एक दफ़ा कहा था, या पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कुछ शर्म होती है कुछ है होती है, कि अटेंडेंस 29 मिनट के ऊपर आप अटेंडेंस लगवाने आ जाते हैं। वो जुमला मुझे लीग का याद आता है, कुछ शर्म होती है कुछ हया होती है। जब सुबह से जो क्लास हो रही है, तो हमारी क्लास 30-35 से आगे नहीं जा रही, 32 स्टूडेंट, 28 स्टूडेंट, और अभी 3:30 होने वाले हैं, तो स्टूडेंट की तादाद है 41 42 है। तो साग दाड़ वाली बात आपको याद आ रही है, कुछ शर्म होती है कुछ है होती है। अच्छा जी, 7928। फोर्टी थ्री होगा भाई, आज मैं चेक करूंगा लॉग। 43 जिशान नदीम 8874 जिशान नदीम 8874। आपकी भी अटेंडेंस लगा तो दी है मैंने, चेक करूंगा, लेकिन मैं 8876 62908 सिर्फ उसकी अटेंडेंस फॉरवर्ड करूंगा जो 2 सवा 2 घंटे बैठा होगा। 7649 अम्मार, आपकी भी लगा दी मैंने अटेंडेंस। 7839 7839 7844 7844 7863 7863 7996 7996 8033 8033
8095 8095 8202 8202 8327 8327 8341 8487 8487 8494 8494 8494 के बाद है 8636 8636 ठीक है 8636 8636 8666 की भी लगा दी 8703 8703 8705 8717 8745 8759 8771 8745 87 क्या चाहिए 8745 8745 सैयद तुराब 8745 कोई पी लग चुकी है 8759 8759 ठीक है तुम्हारी लग गई 877 8774 8774 8777 8794 8794 भी लग गई 8798 8798 8979 8996 9024 9126 9140 9143 9152 9167 9323 9323 9389 9456 9500 उसके बाद है 8789 8789 9208 जी सर ये मैंने लगा दी। अब मैं सेंडर्स कॉल कर रहा हूँ एब्सेंट वालों की, तो जो एब्सेंट है ना सिर्फ वो मुझे हिट करिएगा टेक्स्ट के ऊपर, तो फिर मैं उनकी लगा दूँगा, बाकी कोई ना कुछ बोले। पहला एब्सेंट है 7974 दानियाल, आए हुए हैं एब्सेंट है? सेवन 7974 दानियाल एब्सेंट। फहद 8210 फहद एब्सेंट है। मोहम्मद जीशान 8398 मोहम्मद जीशान मौजूद है एब्सेंट। मोहम्मद बिलाल हुसैन 8473 मौजूद है एब्सेंट। रिफत 8528 ये एक न प्रेजेंट थी, इवन कर देता हूँ ठीक है। 8528 जब 85 क्या होगा ना तुम पहुँच जाना। उसके बाद है आसिफ अली भुट्टो का आईडी बताओ, आईडी उमर अहमद एब्सेंट। उसके बाद एक स्टूडेंट है सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान मौजूद है एब्सेंट। नेट प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम। अच्छा जी फिर ये और तो कोई नहीं है। आसिफ अली भुट्टो की मुझे बताओ, तो लाइट चली गई है, तो आसिफ अली भुट्टो का आईडी क्या है? तो उसकी अटेंडेंस लगी हुई है ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। सबके अटेंडेंस लगा दी है।